बैक टू माय चैनल बेंसिल बायोलॉजी। आज हमारे साथ अनुज हैं जिनको पीएमआरएफ स्कॉलरशिप मिली है, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में इन डिटेल हमें अनुज बताएंगे। सबसे पहले अनुज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बेंसिल बायोलॉजी और हमें वक्त देने के लिए आपका। थैंक यू वंतिका। So first of all, Anuj, I would like you to tell about something about yourself कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपने पीएमआरएफ में अप्लाई किया था, थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आईआईटी रुड़की से अभी पीएचडी कर रहा हूँ इन फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और मुझे अप्रोक्सीमेटली अभी 16 मंथ्स हो चुके हैं Okay. आफ्टर इन्वॉल्वमेंट इन पीएचडी। तो पीएमआरएफ एक्चुअली दो चैनल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट एंट्री चैनल एंड सेकेंड वन विल बी द लेटरल एंट्री चैनल। सो डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि आपको अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं एडमिशन्स के लिए पीएचडी इन आईआईटी, एनआईटी, आइजर्स और आईएससी बैंगलोर यू कैन से, तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले। जैसे अगर डायरेक्ट एंट्री के केस की हम बात करें तो उसमें पहले आपको जो भी आपका असाइन गाइड होगा, है ना, तो उससे आपको पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि सर मुझे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पीएमआरएफ का जनरल कोई फॉर्मेट नहीं होता अच्छा। कि आपको, हाँ, कि कोई पोर्टल होता है उसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ही आपको प्रोवाइड करता है कि आपको ये सब एनेक्जर्स फिल करने हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू लेगा डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, जिसको डीआरसी बोलते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री में आपको गाइड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइड ही आपको बताएंगे कि ये आपको एनेक्जर्स फिल करने हैं। आफ्टर दैट आपको ये रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है ना। तो रिसर्च प्रपोजल आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज वेदर यू हैव, आपका जो भी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ना, लेकिन रिसर्च प्रपोजल जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। अच्छा। तो उसके बाद डीआरसी का एक मीटिंग होगा। हो सकता है आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट भी करना पड़े उनके सामने। तो उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ आपका योर रिसर्च प्रपोजल इज वेल एंड गुड। तो उसके बाद आपका जो रिकमेंडेशन है वो फाइनली भेज दिया जाएगा। पीएमआरएफ नेशनल कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट होता है, अभी करंटली जो है वो आईआईटी दिल्ली है ओ। ना। तो उसके बाद वो जो फॉर्म होगा आपका पीएमआरएफ नेशनल कोऑर्डिनेटर को जाएगा। उसके बाद वो आपका एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिसाइड करेंगे कि ये आपका जो रिसर्च प्रपोजल है ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो उस कैटेगरी के बेस पे आईआईटीज ऑलरेडी असाइंड है। अगर मान लो मटेरियल साइंस है तो आपको आईआईटी गुवाहाटी आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका अलग कोई है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की को आता है ना, तो उस ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च के बेस पे आपका फॉर्म फॉरवर्ड होएगा। उसके बाद में आपका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा उससे पहले, फॉरवर्ड करने से पहले आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको सभी डिटेल्स शेयर करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे आपका नेट सर्टिफिकेट, गेट सर्टिफिकेट, सभी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, है ना। और आपका ग्रेड शीट जो सब आपके पास जो भी है ना, सब कुछ उस पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनलाइज होने के बाद अगर आपका कोई पेपर कम्युनिकेशन में है या आप इन प्रोसेस हैं सबमिट करने के लिए, तो उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नेशनल जो कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट होगा वो हाँ। अपने पास ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा टू द कंसर्न, जैसे कि आपका जो भी ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च है ना। फाइनली वहाँ पे जो स्क्रीनिंग होगी, वही वो स्क्रीनिंग करके आपके जो प्रपोजल है उसको स्क्रीन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो भी होगा। तो लगभग 1 या 2 महीने बाद आपको फाइनल डिसीजन, आपको नहीं, पहले नेशनल पीएमआर कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट को मिलेगा। उसके बाद वो आपको मेल भेजेंगे कि यू आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर द पीएमआर फेलोशिप। ये तो आप डायरेक्ट एंट्री का केस हो गया। लेटरल एंट्री में लेटरल एंट्री में क्या होता है एक्चुअली, आपको जो पीएचडी के ड्यूरिंग जो कोर्स वर्क करना होता है हाँ। ना, तो उसमें आपको चार चार रेगुलर कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे और उसमें मिनिमम सीजीपीए आपको स्कोर करना पड़ेगा 8.5, अच्छा। 8.5 या उससे अबव, है ना। तो उसी के बाद आप एलिजिबल होते हो अगर आपका 8.5 सीजीपीए है तो। उसके बाद आपको जो एनेक्जर्स हैं वही एज यूजुअल आपको वही फिल करने हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल डिसाइड करना है। उसके बाद जो आपका डीआरसी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होगी वो आपका प्रेजेंटेशन करेगी, है ना। वो उन पे डिपेंडेंट है कि वो आपका वेदर दे वांट टू गिव टेक योर प्रेजेंटेशन और नॉट, वो उन पे डिपेंड है।
बिना प्रेजेंटेशन रिसर्च प्रपोजल को रीड करके भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता है, वो प्रेजेंटेशन लेते ही हैं। तो उसके बाद आपको फाइनली जो आपका रिकमेंडेशन डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स आईआईटी रुड़की को जाएगा, और उसके बाद आईआईटी रुड़की का जो डीन एकेडमिक अफेयर्स है वो फॉरवर्ड करेगा फॉर्म को नेशनल पीएमआरएफ कोऑर्डिनेटर। तो उसके बाद से डायरेक्ट एंट्री वाला ही प्रोसेस है, उसके बाद से कोई चेंज नहीं है। बस इसमें क्या है एक्चुअली, डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री में व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस ये है कि इसमें आपको थोड़ी सी बाउंडेशन ये है लेटरल एंट्री में, कि पीएचडी में आपको एक तो 4 कोर्सेज करने हैं, उनका सीजीपीए 8.5 से वो होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपको जैसे ड्यूरिंग पीएचडी आप मान लो जैसे डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है, 8 सीजीपीए का क्राइटेरिया होता अच्छा। है ना। हाँ। तो 8 सीजीपीए आप उसमें इनिशियली अप्लाई कर सकते हो पीएमआर, लेकिन इसमें आपको एट मोस्ट 12 मंथ्स का टाइम मिलता है। अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड हो तो उसके 12 महीने बाद तक आप एट मोस्ट अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, है ना। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा 2 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है ड्यू टू कोविड, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, तो एट मोस्ट 12 मंथ्स ही उसका क्राइटेरिया है। सो मतलब तो ये जब लैटरल एंट्री होती है तब आपको विद इन 12 मंथ्स आपको अप्लाई कर देना है, हाँ 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 कि आपका हाँ हाँ। पीएचडी में शुरू हो गया। वही हम्म डायरेक्ट एंट्री में आपने तुरंत आपका गाइड आपको आ चुका है, तो फिर आप अपने गाइड को बोल सकते हो कि भाई मुझे पीएमआरएफ चाहिए, हम्म उसके लिए हम्म। गाइड आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप ये भी कर सकते हो लेटरल एंट्री में, अगर 2 सेमेस्टर और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही 4 कोर्सेज पूरे कर लिए हैं, हाँ हाँ। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यानी कि फर्स्ट छः सेमेस्टर में, महीने ओके। हाँ, 6 महीने में भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको फिर 2 चांस मिलेंगे, है ना। अच्छा। एक तो 6 महीने में मिलेगा, फिर एक 12 महीने में मिलेगा। तो इसलिए पीएमआर आप 2 साइकिल्स में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज मई साइकिल, और सेकेंड वन विल बी द दिसंबर साइकिल। तो तो दिसंबर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, मई में भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये बट प्रोसेस अगर हम रहेगा। और दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा फिर अनुज? हाँ हाँ, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको ना रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक आपका रिजल्ट आएगा, तो हाँ तब तक आप रिजल्ट भी आ जाएगा आपका, और आपके पास सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आपको मान लो कि इतना आइडिया, बेसिक आइडिया हो जाता है ना, अच्छा। कि सीजीपीए मेरा इतना क्रॉस कर जाएगा। और और अगर नहीं भी आइडिया है तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, एकेडमिक अफेयर्स कोशिश करते हैं कि पीएमआरएफ के अप्लाई करने से पहले ही आपका रिजल्ट दे दें। अच्छा। 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 हाँ, तो इसी तरीके से वो शेड्यूल करते हैं उसको, कि बच्चों को अपना सीजीपीए मिल जाए और उसके बाद वो अप्लाई भी कर सकें। तो जब अप्लाई किया है उससे पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लग जाता है? मैंने जैसे अभी फरवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मई मई में रिजल्ट आया, तो लगभग आप समझ लो मार्च अप्रैल मई, 3 से 4 महीने का टाइम तो लगता ही है। 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो अनुज, जैसे अगर हम बात करें, शायद आपकी जैसे 1.5 साल की तो पीएचडी हो चुकी होगी तब तक, तो आपको वो हम्म। 1.5 साल का भी अमाउंट मिलेगा या फिर बाद का ही अमाउंट आपको मिलेगा? नहीं नहीं, बाद का ही अमाउंट मिलेगा जब से आपकी फेलोशिप रिजल्ट डेट जो होगी ना। जैसे 20 मई मेरा रिजल्ट डेट था, तो 31 मई से मेरा इफेक्टिव है फेलोशिप। अच्छा, और तो डायरेक्ट वो वालों लोग को decide- शुरू से मिलेगी? हाँ, डायरेक्ट वालों को तो स्टार्टिंग से, जिस दिन आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन होगा ना, हाँ। तो उसी दिन से आपकी फेलोशिप इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, और ये अमाउंट होता कितना है अनुज, आप बता सकते हैं हमें? अमाउंट, हाँ अमाउंट अगर आप डायरेक्ट एंट्री में जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए 70,000, हम्म। फिर थर्ड के लिए 75 होगा, और फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए 80। अच्छा, प्लस उसके ऊपर भी कुछ होता है या सिर्फ इतना हाँ, ही? प्लस प्लस उसमें कंटीजेंसी होता है, एनुअल कंटीजेंसी आपको 2 लाख रुपीज पर एनम मिलते हैं। अच्छा। कंटीजेंसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो इन बाइंग योर लैपटॉप विद एसेसरीज, और यू कैन बाई कंज्यूमेबल्स, है ना, केमिकल्स आप कर सकते हो सब कुछ। ओ, और है ना, जो भी मतलब है उसमें आप आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज भी आप पे कर सकते हो उससे। अच्छा। और लैटरल एंट्री वालों को फिर कितना मिलता है, उनको किस हिसाब से मिलता है? जैसे अभी आपका लेट- मेन में हुआ तो आपका टेक्निकली सेकंड हाँ ईयर ऑफ पीएचडी चल रहा है, लेकिन हाँ पीएम हाँ और हाँ। अपने आप फर्स्ट ईयर पे हो, तो वो उधर हम्म। कैसे चलता है? उधर लेटरल एंट्री में ऐसे चलता है, जैसे अभी मेरा जिस डेट से भी इफेक्टिव होगा, हम्म। उसके बाद से आपको रिमेनिंग ईयर्स के लिए पीएचडी, वैसे आप जो फेलोशिप मिलती है, एमएचआरडी जो फेलोशिप प्रोवाइड करता है वो 5 साल के लिए होती है। तो अच्छा। अगर मान लो आपका सेकंड ईयर में सिलेक्शन हो, तो सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, और आपको 4 साल के लिए फेलोशिप मिलेगा पीएमआर। तो 4 साल आप कैसे कंसिडर करेंगे, 70-70 या फिर 70 1 साल फिर 80, मतलब जो आपने बताया 75-80-80, किस नहीं नहीं, तरीके से? जैसे रिजल्ट डेट होगी 31 में, हाँ। तो 31 मई ये अपना 21 है, तो 31 मई 22 को एनुअल रिव्यू होगा,
है ना। तो एनुअल तब तक हम 1 साल कंसिडर करेंगे, लेकिन 5th ईयर जो एज ए होल हम कंसिडर करेंगे वो फ्रॉम द इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट, जो मेरा है 26 दिसंबर 2019 में है ना, तो उससे 5 साल काउंट होंगे। सो तो ऐसा इसीलिए हो। वो, हाँ इसको इसलिए वो एक्सपेंड नहीं करते हैं कि आपका कब तक होगा, वो लिख देते हैं कि ड्यूरिंग फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ पीएचडी। अच्छा, ओके। सो ऐसा हो सकता है क्या पीएमआरएफ कभी कैंसिल भी हो जाए, मतलब अगर आपको अभी मिल गई पीएमआरएफ, फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में वो लोग पीछे से मतलब मना भी कर सकते हैं किसी रीजन की वजह से? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि पीएमआरएफ का ना एनुअल रिव्यू होता है। तो अच्छा। एनुअल रिव्यू जो कमेटी होती है वो आपको पहले वही प्रेजेंटेशन लेती है एज यूजुअल ना, आपका प्रोग्रेस आपने क्या किया है अभी तक। तो वही सब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर आपकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यूस कर देंगे। अच्छा। और अच्छा। अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है तो वो हो सकता है डिसकंटिन्यू करें, या आपको वही इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो 31,000 होती है उस पर आपको कंटिन्यू करें। तो अच्छा। वो उनके उनके ऊपर होता है कि वो क्या डिसाइड करेंगे। और अगर अगर आपकी पीएचडी फॉर एग्जांपल 6 इयर्स तक चली गई, अगर किसी स्टूडेंट की 6 इयर्स तक चली गई तो फिर उसको नहीं मिलेगा? नहीं फिर नहीं नहीं उसको नहीं, नहीं सिक्स मिलेगी? ईयर में नहीं नहीं नहीं, फिर सिक्स उसको ईयर में ओके। नहीं। और अनुज, आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सजेशन दे सकते हैं, मतलब किस तरीके से स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल लिखे, क्या आइडियाज रखे अपने दिमाग में? स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल का ये रहेगा, आप ना एक आपका जो प्रपोजल है वो तो मोस्टली वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा, केमिस्ट्री मतलब वाला? हाँ केमिस्ट्री, मतलब जो भी आप फील्ड ले रहे हो अकॉर्डिंगली, जैसे मेरा केमिस्ट्री है तो वो जो मेरा रिसर्च प्रपोजल है वो वेल ओरिएंटेड टू द इंडस्ट्री होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन नहीं है रिसर्च प्रपोजल का तो उसमें थोड़े चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली इतना वो लोग ये नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको ना एक इंडस्ट्री असाइन कर दी जाती थी कि आपका कोलेबोरेशन इसके और आप और इस कंपनी के बीच में रहेगा, है ना। अच्छा। जैसे ओएनजीसी हो गया अपना, ये जितने भी पीएसयूज हैं है ना, इनके बीच में कोलैबोरेट कर देते थे, या कोई प्राइवेट अच्छी इंडस्ट्री है उसके बीच में कोलैबोरेशन कर देते थे ओके। कि आपको आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इनसे मैच करता है, तो आप आपका और इनका कोलैबोरेशन होगा। लेकिन वो अब अच्छा। नहीं होता है। जब ओके। से लेटरल एंट्री चली है तो लेटरल एंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन आपको जो रिसर्च प्रपोजल देना है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही देना है, ये एक उसमें आप कह लो कि मस्ट कंडीशन, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा मुझे लगता है। और उसके और अलावा उसमें अगर, हाँ हाँ बताइए अनुज। हाँ, अगर आप रिसर्च प्रपोजल जब भी लिखें उसमें दो चीजें अपलोड करने के लिए बोलेगा, एक तो आपको एसओपी अच्छा। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा आपका, है ना, और एक आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, है ना। तो वो थोड़ा सा कंसाइज होना चाहिए, मतलब ज्यादा ये कंप्रीहेंसिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा हाँ। क्रिटिकल असेसमेंट ही होना चाहिए कि अ, ये वर्क मेरा रहेगा, इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन मेरा ये रहेगा, मेथोडोलॉजी मेरी ये होगी, और एक्सपेरिमेंटल मैं ऐसे करूंगा, और फाइनली मेरी जो टाइमलाइन है वो विद इन 5 ईयर मैं आई विल कंप्लीट इट। तो अच्छा। इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से एसओपी पूरा स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए। हाँ उसके हाँ। अलावा अनुज, आपने बोला कि मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आपने पहले रिसर्च की होगी तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर डायरेक्ट हम्म। एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो क्या उनको अपने एमएससी के साथ कुछ रिसर्च करनी चाहिए? जैसे बहुत सारी जगह तो डेजर्टेशन होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह डेजर्टेशन भी नहीं होता काफी सारी यूनिवर्सिटीज में। तो क्या उनको इस हम्म। तरीके से करना चाहिए, कुछ रिसर्च वगैरह लैब्स ज्वाइन करनी चाहिए? उनको एक्चुअली वो बेसिक क्वेश्चंस पुटअप ही करेंगे मेरे हिसाब से ना, क्योंकि एमएससी में मोस्टली तो डेजर्टेशन ही होता है। अगर आपका डेजर्टेशन है तो मोस्टली आपके प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, है ना। और अगर मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपको जो रिसर्च प्रपोजल आप प्रपोज करोगे उससे भी वो मतलब ज्यादा क्वेश्चन, अगर डेजर्टेशन आपका नहीं है तो फिर वो उनका फोकस मेनली रहेगा रिसर्च प्रपोजल पे कि रिसर्च। आप क्यों करना चाहते हैं। तो उसी से आपको क्वेश्चन पुटअप करेंगे, प्लस आपका जो बेसिक नॉलेज रहेगा, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको ज्यादा वो प्रेफरेंस करेंगे। सो ये पीएमआरएफ रेगुलर आपको मिलती है या फिर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, या पूरा रेगुलर होती है पीएमआरएफ नहीं, का? ये रेगुलर एक्चुअली सीएसआईआर यूजीसी की जो फंडिंग आती है वो सीएसआईआर यूजीसी से आती है, ये एमएचआरडी से ही आती है। अच्छा। तो एमएचआरडी की जो फेलोशिप होती है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, तो उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है वो, अच्छा। 1 या 2 दिन हो जाता है, ज्यादा नहीं हो पाता। ज्यादा। तो तो वो ये फिक्स कौन टाइम पे आपको, तो ये हाँ फर्स्ट सैलरी टाइम की को आ तरह जाता मिलते हैं वो। है? अच्छा, क्या? हाँ फर्स्ट ये सैलरी की तरह आती है फर्स्ट, और आप मोस्टली आपको सेकंड सेकंड से ऊपर मेरा आज तक नहीं गया है।
2 अच्छा। तारीख तक आपको मिल जाती है फेलोशिप। तो मतलब अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो और उसी के साथ साथ अगर इतना अच्छा पे मिलता है तो वो मोटिवेट कर देगा स्टूडेंट्स को भी, अगर हो सकता है तो। और कुछ बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। अनुज बता सके कि अगर कोई स्टूडेंट पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज आप पॉइंट्स बता सकें। मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली फोकस जो होना चाहिए, एक तो अपने रिसर्च प्रपोजल पे है ना, और सेकंड वन आपका सीजीपीए मेंटेन रखना है। जैसे 8.5 है तो उसको कंसिडर ना करें कि 8.5 ही मुझे रखना है, उसको जितना आप बढ़ा सकते हो 9 से ऊपर। जैसे मैंने जो किया था वो 9.36 था, तो उसको आप जितना बढ़ा सकते हो तो अच्छा। उसको बढ़ाएं। और हाँ, और हो सकता है आप लेटरल एंट्री के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा लेटरल एंट्री के लिए कि वो एक रिव्यू पेपर तो एटलीस्ट सबमिट कर ही दें अपना। अच्छा, रिव्यू अपने पे। टॉपिक अपने टॉपिक पे अगर वो रिव्यू पेपर सबमिट कर सकते हैं तो उसको लिख के सबमिट कर ही दें, तो उसका एक अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा। और आपने अगर ड्यूरिंग एमएससी एक पेपर आप ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हो हाँ तो हाँ। वो और बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। बहुत बेनिफिशियल होगा, तो वही बेटर है स्टूडेंट्स को कि अगर जो सोच रहे हैं अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में है तो वो इन सब चीजों में आ सकते हैं और हाँ हाँ हाँ। कर सकते हैं थोड़ी सी। ओके हम्म। अनुज, आई गेस यहाँ पर स्टूडेंट्स के सारे जो सवाल होंगे इससे रिलेटेड पूरे हो चुके होंगे। अगर कुछ भी और कुछ होता है, स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, तो मैं जरूर आपको भेजूंगी ताकि आप उनके जवाब दे सकें। सो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच अनुज फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक्स अवंतिका फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।